तेभ्यो अतिविप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियते अष्टांग हृदयम् न अति संक्षेप विस्तरम। अभी यहाँ पे आप ये जो श्लोक देख रहे हैं कि तेभ्यो अति प्रकीर्णेभ्यः, ये एक अनुक्त प्रश्न का उत्तर है कि अगर चरक संहिता थी, शुश्रुत संहिता थी, तो फिर अष्टांग हृदय लिखने की क्या जरूरत थी। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है कि तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियते अष्टांग हृदयम् नाति संक्षेप विस्तरम। यानी कि जो तेभ्यो यानी कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता थी, या वैसी जो संहिता थी जिनको वाग्भट जी ने रेफर किया था, उनमें एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? अति विप्रकीर्ण। अति विप्रकीर्ण का अर्थ यहाँ पे क्या है कि अति विक्षिप्त यानी कि बिखरा होना। जैसे कि आप संहिता में देखेंगे कि सूत्र स्थान में कोई टॉपिक चालू हो रहा है तो बीच में ही पॉज होके विमान स्थान में उसका कंटिन्यूएशन हो रहा है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो सुश्रुत संहिता में भी कुछ टॉपिक जो है वो इधर उधर जो है वो पड़े हुए हैं। तो और उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक लाइफ टाइम में चरक संहिता पढ़ते हैं तो आपको सुश्रुत संहिता में लिखे हुए टॉपिक्स का ज्ञान नहीं होगा, और अगर आप एक लाइफ टाइम में सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो आपको चरक संहिता में लिखे हुए टॉपिक्स का ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए उस समय कोई भी एक ऐसी संहिता नहीं थी जिसे एक बार में ही पढ़ लिया जाए और सारे आयुर्वेद का ज्ञान हो जाए और दूसरी संहिता पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए महर्षि वाग्भट जी ने क्या किया, तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः, और इसीलिए उन्होंने जो है वो अष्टांग हृदय लिखा। और वो उन्होंने कौन सी टेक्निक से लिखा? प्रायः सारतरोच्चयः। अभी यहाँ पे उच्चय का अर्थ क्या है? सार का अर्थ होता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अभी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या किया? उच्यन्ते संगृह्यन्ते विक्षिप्ता पदार्था अनन्य उच्चय, यानी कि उच्यन्ते संगृह्यन्ते। उच्यन्ते का अर्थ क्या होता है? जमा करना, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उन्होंने क्या किया? जमा किया, और उसको जो है वो उच्चय बोला जाता है। और सार का यहाँ पे अर्थ ये लिया गया है बहु उपयोग नाम अर्थानाम समुच्चय। तो जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट जो अर्थ वाले जो श्लोक थे उनको जो है वो उन्होंने जमा किया, और उन्होंने क्या किया? क्रियते अष्टांग हृदय, यानी कि अष्टांग हृदय बनाई। और वो भी कैसे बनाई? न अति संक्षेप विस्तरम, न अति न संक्षेप न विस्तरम, यानी कि ना ज्यादा लिखा है, ना संक्षेप यानी कि ना कम लिखा है, न विस्तरम यानी कि ना ही बहुत विस्तार में लिखा है। जितना समझ में आ जाएगा उतने ही शब्दों में जो है वो उन्होंने अष्टांग हृदय लिखा है। और अष्टांग हृदय ऐसा नाम क्यों दिया? तो इसके लिए जो है वो ये एक रीजन जो है वो यहाँ पे दिया है कि शरीरस्य सर्व अवयवेभ्यः प्रधान देशो ही हृदय, कि शरीर के सारे अवयवों में हृदय ही प्रधान है। क्योंकि हृदय है तो हम है, अगर हृदय धड़कना बंद कर देगा तो हम मर जाएंगे। वैसे ही तथेद अष्टांग आयुर्वेदस्य प्रधान भूतत्वाद हृदयमीय, इसीलिए अष्टांग यानी कि 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद जो है, उन 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद के में से जो सार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसे जमा करके जो ये अष्टांग हृदय बनाया गया है, उसमें 8 अंग है। इसीलिए जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि तथेद अष्टांग आयुर्वेद से, और ऐसे 8 अंगों वाला आयुर्वेद में हृदय के जैसा ये जो ग्रंथ लिखा गया है वो है। इसकी वजह से इसको क्या बोला गया है कि अष्टांग हृदय बोला गया है। और ऊपर से कैसा है ये? तस्माद अल्प मध्य उत्कृष्ट बुद्धि शिष्य हितार्थ तंत्रम उद्दिष्टम, और इस तंत्र का उद्देश्य क्या है कि अल्प बुद्धि, मध्य बुद्धि और उत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छी बुद्धि वाले शिष्य, तीनों शिष्यों के लिए ये तंत्र कैसा है? बहुत सिंपल है, समझने लायक है। इसीलिए जो है ये जो अष्टांग हृदय है इसे पढ़ना चाहिए। तो ये श्लोक जो है वो इस क्वेश्चन के रिप्लाई में दिया गया है कि अगर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता वगैरह सब दुनिया भर की संहिता थी तो फिर आपने अष्टांग हृदय क्यों लिखा? अभी अपन अष्टांग हृदय के जो है वो टोटल जो 8 ब्रांचेस है उन्हें डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जलावृषान अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सायेषु संश्रिता। यानी कि काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्रा चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृष्य चिकित्सा, ये 8 प्रकार के ब्रांचेस है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि काय चिकित्सा को जनरल मेडिसिन कहते हैं, बाल चिकित्सा को पेडियाट्रिक कहते हैं, ग्रह चिकित्सा को साइकेट्री, ऊर्ध्वांग चिकित्सा को ENT, शल्य चिकित्सा को सर्जरी, दंष्ट्रा चिकित्सा को टॉक्सिकोलॉजी, जरा चिकित्सा को जेरियाट्रिक और वृष्य चिकित्सा को एफ्रोडाइसिक थेरेपी कहते हैं। तो यहाँ पे काय किसको कहते हैं? अभी काय शब्द को, काय चिकित्सा, ये तो आपने शायद पहली बार ही सुना होगा। तो यहाँ पे काय शब्द का अर्थ क्या है और उसको जनरल मेडिसिन क्यों कहते हैं? तो चीयते प्रशस्त दोष धातु मलर इति काय, यानी कि हमारे शरीर में चीयते, चीय यानी कि जमा होना, तो हमारे शरीर में जो जमे हुए दोष धातु और मल है वो अगर प्रशस्त यानी कि जैसे होने चाहिए, जो उनका नॉर्मल फंक्शन है वो अगर वो कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर दोष धातु मल है तो उनको हम क्या कहते हैं? काय कहते हैं। और ऐसे काय में अगर रोग हो जाते हैं तो उनकी चिकित्सा को हम क्या कहते हैं? काय चिकित्सा कहते हैं। तो उसमें आपके सभी ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, ये सब जो रोग है वो आ गए, तो इसलिए यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन जनरल मेडिसिन किया गया है। फिर बाद में बाल रोग में जो है वो बालावस्था में जो भी रोग होते हैं और जो बाल्यावस्था में ताकत बढ़ाने के लिए वगैरह जो दवाइयाँ की जाती है वो, उसके अलावा धात्री दूध यानी कि जो उनको दूध वगैरह पिलाया जाता है, तो उनको जो दूध पिलाने वाली महिलाएं होती है और उनको जो बीमारियां होती है उससे रिलेटेड जो चिकित्सा है वो बाल रोग में आता है। उसके बाद में नासा, कर्ण, घ्राण आदि संश्रितानाम अष्टुत्तन शलाकादीनाम उपशमो वर्ण्यते तद ऊर्ध्वांग चिकित्सा नाम अंगाम। तो ऊर्ध्वांग चिकित्सा में क्या क्या आता है? नेत्र, कर्ण, घ्राण आदि संश्रिता नाम रोग। तो ये सब जो है ये ENT में आएगा और यहाँ पे जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा ऊर्ध्वांग चिकित्सा यानी कि ENT में की जाएगी। उसके बाद में आता है ग्रह चिकित्सा। तो देवादि जो ग्रह होते हैं वो अगर किसी को जकड़ लेते हैं तो उससे जो सिम्टम्स आते हैं उसके शांति कर्म के लिए जो है वो ग्रह चिकित्सा बताई गई है। फिर बाद में आता है आपका शल्य यानी कि सर्जरी, दंष्ट्रा यानी कि टॉक्सिकोलॉजी यानी कि विष की चिकित्सा, जरा यानी कि जेरियाट्रिक्स यानी कि जरावस्था में जो बीमारी होती है उनकी चिकित्सा, और वृष्य चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। फ्रेंड्स, इन 8 अंगों में स्त्री रोग जो है वो नहीं बताया गया है क्योंकि वो जो है वो काय चिकित्सा में ही आ जाता है। अभी ये जो यहाँ पे सीक्वेंस बताया है इसमें एक छोटा सा जो है वो रहस्य है। वो रहस्य ऐसा है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये श्लोक दिख रहा है, अत्र च जन्मनः प्रभूति विचारोपदेशा बाल चिकित्सैव प्राग वक्तुम युक्ता। अगर ऐसे देखा जाए तो उत्पत्ति भेद से बालावस्था पहले आती है और कायावस्था बाद में आती है, इसीलिए बाल रोग पहले बोलना चाहिए था, काय बाल ग्रहोर्ध्वांग नहीं, बाल काय ग्रहोर्ध्वांग ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है? किंतु काय चिकित्सा प्राधान्य प्राग उत्पन्नस्ता। काय चिकित्सा जो है वो प्राधान्य है क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, इसीलिए काय चिकित्सा पहले लिखा गया है। ततो अनंतरम बाल चिकित्सा, और इसके लिए उसके बाद में क्या लिखा गया है? बाल चिकित्सा लिखा गया है। फिर बाद में बालकों को हमेशा क्या होता है? ग्रह बाधा हो जाती है, नजर लग जाती है और देवादि ग्रह का जो है वो उन पे प्रकोप हो जाता है, इसलिए उनको जो है वो उसके बाद में क्या लिखा गया? ग्रह चिकित्सा। फिर में ततः शरीर से मूल रक्षणार्थम ऊर्ध्वांग चिकित्सा, और हमारे शरीर का जो मूल है, जो सिर है, वो जो है वो उसकी रक्षा के लिए जो हम चिकित्सा करते हैं, तो इसके लिए शालक्य तंत्र जो है वो उसको बाद में बाल रोग के बाद में लिखा गया। फिर बाद में ततः शस्त्र साधन सामान्य न, और ENT में जो है वो अक्सर हमको शलाका यानी कि एक सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्रोब कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है।
तो इसीलिए प्रोबिंग की वजह से और इंस्ट्रूमेंट के यूज होने की वजह से उसके बाद में उस शालक्य के बाद में शल्य शास्त्र यानी कि शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया। और शल्य चिकित्सा में भी पीड़ा होती है और आपकी विष चिकित्सा में भी पीड़ा होती है, ये देखते हुए उसके बाद में विष चिकित्सा यानी कि दंष्ट्रा चिकित्सा का वर्णन किया गया। और दंष्ट्रा चिकित्सा के बाद में जो है वो दंष्ट्रा चिकित्सा के अंदर रसायन चिकित्सा को उपयोग किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे जो है वो जरा चिकित्सा यानी कि रसायन चिकित्सा का जो है वो वर्णन किया गया। यहाँ पे जो है वो जरा चिकित्सा और रसायन चिकित्सा एक ही है, और फिर बाद में रसायन के बाद में जो है वो वाजीकरण चिकित्सा बताया गया। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस का बहुत महत्व है फ्रेंड्स, कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछता है, इसलिए यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है।